सारे मित्र बैठ जाएं भाई। जय हिंद मित्रों। सभी मित्रों का स्वागत है। ठंड का आनंद लीजिए, पढ़ाई भी करिए। थोड़ी सी क्लास विलंबित हुई है ठंड की वजह से, लेकिन हम लाइव हो रहे हैं तो जल्द से जल्द हमारे मित्र जुड़ें और इसको शेयर भी करते चलिए तो सारे मित्र जुड़ेंगे। और मैंने आपसे बार बार कहा बेटा कि मेरी बस एक प्रत्याशा है कि मेरी बात ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में आप भी सहयोग करें। बाकी तो हम पढ़ा ही रहे हैं बेटा, पूरी ज्योग्राफी पढ़ाएंगे आपको निःशुल्क। तो ज्यादा से ज्यादा मित्र जुड़िए बेटा। अभी बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं बेटा। हाँ ठीक है, कई मित्र आ रहे हैं लाइन पे। तो हमारे मित्र भी हमारे सामने इंतजार कर रहे हैं आप ही लोगों का बेटा। जितना जल्दी जुड़ेंगे हम शुरू करते हैं। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं बेटा। तो कल हमने जहाँ छोड़ा था बेटा वहीं से शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि सूचना मैंने दिया था बेटा कि ये जो भी हम आपसे लाइव क्लास की चर्चा कर रहे हैं, ये कोई वीडियो नहीं है, सीधे हम लोग आमने सामने हैं, जो कि ऑफलाइन क्लास है। और ऑफलाइन क्लास को ही हम लाइव कर रहे हैं। लेकिन ये सारे वीडियो बेटा हम एक अपना चैनल अभी हाल में लॉन्च किए हैं, आर्या करियर पॉइंट के नाम से। यूट्यूब पे एक चैनल है, वहाँ सारे वीडियो आपको मिलेंगे। और अगर आपके लेक्चर मिस हुए हों तो आप वहां से जाके सारे वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन एक निवेदन है बेटा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और बाकी तो हम आपको निःशुल्क पढ़ा ही रहे हैं और सारी चीजें आपको हम पढ़ाएंगे बेटा। तो कल के टॉपिक से बेटा जहां हमने छोड़ा था वहीं से शुरुआत करते हैं। कुछ चीजें रह गई थी, हम लोग बात कर रहे थे। बड़ा टॉपिक है बेटा, थोड़ा समय लगेगा। वायुदाब व पवन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड जिसको हम लोग कहते हैं। कल हमने आपसे बात किया था कि धरातल पे पवन जो चलते हैं वो वायुदाब के अंतर के कारण चलते हैं। किधर से किधर चलते हैं बेटा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलते हैं, यानी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलते हैं। चलने की गति इस पर निर्भर करती है कि दो स्थानों के बीच में वायुदाब का अंतर कितना अधिक है और दो स्थानों के बीच में डिफरेंस कितना कम है। तो डिफरेंस भी कम होना चाहिए और वायुदाब का अंतर भी अगर ज्यादा है तो पवन की गति तेज होगी। पूरी धरती पर जो पवन चलते हैं बेटा वो तीन प्रकार के हैं, कल आपसे बात हुई थी। एक को हम लोग कहते हैं प्लेनेटरी विंड, प्रिवेलिंग विंड, हिंदी में इसको हम लोग अस्थाई पवन या भूमंडलीय पवन कहते हैं। दूसरे प्रकार के जो पवन होते हैं उनको हम लोग पीरियोडिक विंड कहते हैं, सामयिक पवन कहते हैं। और तीसरे प्रकार के जो पवन है जिनको अलग कैटेगरी दी जाती है उनको हम लोग स्थानीय पवन या लोकल विंड कहते हैं। तो कल हम लोग बात शुरू किए थे बेटा किस पे? अस्थाई पवन पे। तो अपनी सहज बुद्धि से बेटा बताइए, जब पवन का कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता नहीं, पवन हमेशा वायुदाब का अनुसरण करता है, तो कोई पवन अस्थाई कैसे हो सकता है? किसी पवन को अस्थाई होने की तो एक ही शर्त होगी ना बेटा, कि वायुदाब अस्थाई हो। तो इसका मतलब है कि अगर पवन अस्थाई है तो धरती पे कुछ अस्थाई वायुदाब की पट्टियां जरूर होंगी और उन अस्थाई वायुदाब की पट्टियों का अनुसरण करके जो पवन चलते होंगे उन्हीं पवन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? अस्थाई पवन कहते हैं। तो कल हमने बड़े विस्तार से बात किया, आज थोड़ी चर्चा आपसे करेंगे कि जो अस्थाई पवन होते हैं बेटा वो भी तीन ही प्रकार के होते हैं। तो थोड़ा सा डायग्राम से फिर से देखें बेटा, कल हो सकता है थोड़ी असुविधा हुई हो तो आज और क्लियर करें। ये पूरी जो धरती है बेटा, पूरा जो अर्थ है, इस पे जो अस्थाई वायुदाब की पट्टियां बनती हैं, कल हमने विस्तार से बेटा आपको बताया था। तो देख लीजिएगा वीडियो, जाके यूट्यूब पे उपलब्ध होगा आर्या कैरियर पॉइंट के चैनल पे। तो अब उसको बार बार रिपीट करेंगे बेटा तो हम वहीं रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो एक वायुदाब की पट्टी बेटा यहां बनी थी, इस जगह पे, मोटा मोटा मान के चलें लगभग 30 अंश अक्षांशों पे, उत्तरी अक्षांशों पे, और 30 अंश दक्षिणी अक्षांशों पे। एक वायुदाब की पट्टी यहां बनी थी, मान के चले लगभग 60 अंश अक्षांशों पे, ये नॉर्थ कहेंगे। और इधर 60 अंश को हम लोग साउथ, दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। और ये आपको पता ही है
कि 90 डिग्री नॉर्थ और दिस इज 90 डिग्री साउथ। क्लियर है बेटा? ये कुल कितनी वायुदाब की पट्टियां बनी बेटा? 7। देखो, एक यहां 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या था? हाई प्रेशर था। कल डायग्राम में मैंने विस्तार से समझाया था। ये लो प्रेशर था। लिख देता हूं बेटा, आपको समझ में आएगा आसानी से। ये क्या है बेटा? हाई प्रेशर बेल्ट। ये क्या था? लो प्रेशर बेल्ट। ये क्या था? हाई प्रेशर बेल्ट। और ये क्या था? लो प्रेशर बेल्ट। दिस इज हाई प्रेशर बेल्ट, दिस इज लो प्रेशर बेल्ट। और ये ध्रुवों पे क्या होगा बेटा? हाई प्रेशर बेल्ट। तो पूरी धरती पर कुल कितनी वायुदाब की पट्टियां स्थायी बेटा? 7, जिसमें से 4 उच्च वायुदाब की पट्टी है। 1 2 3 और 4, और 3 निम्न वायुदाब की पट्टी। कल ही मैंने विस्तार से बताया, अब उसको रिपीट नहीं करेंगे बेटा, कि वायुदाब की पट्टियों के बनने के 2 कारण हैं। एक तो ताप का कारण है, यानी सूर्य ताप, और दूसरा है बेटा गयात्मक शक्ति, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डायनामिक फोर्स, यानी पृथ्वी की जो दैनिक गति है वो। तो 3 वायुदाब की पट्टियां जो बनती हैं बेटा, वो सूर्य ताप के कारण। कौन कौन सी? ये नाम भी जरा ध्यान से सुनना बेटा, नाम भी नोट करना होगा। इसको हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, विषुवतीय निम्न वायुदाब की पट्टी, और ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पट्टी का निर्माण हुआ किसके कारण? सूर्य ताप के कारण। और 4 जो वायुदाब की पट्टियां और बनी, 2 उत्तरी गोलार्ध में और 2 दक्षिणी गोलार्ध में। इनका जो निर्माण हुआ वो क्यों हुआ बेटा? पृथ्वी की डायनामिक फोर्स के कारण। तो नाम जरा बेटा ध्यान से सुनना, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, फिर पवन पे आता हूं, बात करता हूं। इस वाले को कहते हैं बेटा, हिंदी में इंग्लिश में हम दोनों बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। पहले मैं हिंदी में बोल रहा हूं। विषुवतीय निम्न वायुदाब की पट्टी, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पट्टी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पट्टी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पट्टी। और ये इधर भी होगा, जो नाम मैंने इधर बोला वही नाम इधर भी होगा। अब इंग्लिश में सुन लें। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो कितनी वायुदाब की पट्टियां बनी बेटा? 7। अब जाहिर सी बात है, इन्हीं का अनुसरण करके जो पवन चलेंगे उनको हम लोग कहेंगे अस्थायी पवन। अब थोड़ा इनका डायरेक्शन देख लीजिए, कल बात हुई थी। यह जो पवन है एक इस तरह से, अरे बेटा ये हाई है ना, तो हाई से दोनों लो की तरफ जाएगा, और एक इधर लो की ओर जाएगा, और एक इधर की ओर आएगा। वही हाल इधर भी होगा, लाइक दिस। सिमेट्रिक कंडीशन है बेटा। और यहां भी बस एक बात नोटिस करना बेटा, आगे बहुत काम आएगा, कि सामान्य रूप से जो पवन चलते हैं वो उन इलाकों से चलते हैं जिधर ठंडी रहती है। एक मोटा मोटा दिमाग में रखो, सामान्य रूप से अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो पवन उन इलाकों से चलती है जहां पे ठंड होती है, उन इलाकों की ओर जहां गर्मी होती है। ऐसा क्यों? जिन इलाकों में ठंड होती है, हवाएं ठंडी होती हैं, हवाएं भारी होती है, नीचे आती हैं, हाई प्रेशर बना देती। जिन इलाकों में तापमान ज्यादा होता है वहां हवाएं गर्म होती हैं, लो प्रेशर बना देती हैं। तो ध्यान रखो, इधर ठंड है, इधर से गर्म की ओर चली, इधर ठंड है इधर। लेकिन एक अपवाद दिख रहा है, ये क्या है? ये गर्म से ठंडे स्थानों की ओर चल रही है। स्वाभाविक रूप से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस एरिया का जो निर्माण हुआ है बेटा, वो सिर्फ पृथ्वी की डायनेमिक फोर्स के कारण, पृथ्वी की दैनिक गति के कारण ऐसा हो गया, नहीं तो ऐसा नहीं हुआ होता। अब नाम कल मैंने बात किया था बेटा, फिर से रिपीट करेंगे।
इन दोनों को हम लोग कहते हैं पूर्वा पवन, दोनों को। वाणिज्य पवन, व्यापारिक पवन, और इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, ईस्टर्ली या ट्रेड विंड। इन दोनों को हम लोग कहते हैं पछुआ पवन, इन दोनों को, या विरुद्ध व्यापारिक पवन या विरुद्ध वाणिज्य पवन, और इंग्लिश में वेस्टर्ली कह देते हैं। नोटिस करो, यही गड़बड़ कर रही है, यानी ये गर्म स्थानों से ठंडे स्थानों की ओर बढ़ रही है। देखो, नहीं तो दोनों पवन अगर आप देखो तो गर्म क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्रों की ओर आ रही है। तीसरी वाली बेटा क्या है, पोलर विंड, ध्रुवीय पवन। अब इसमें थोड़ा पछुआ पवन को दिमाग में रखिए बेटा, इसकी बहुत जरूरत है। थोड़ा मैप बेटा दीजिए, हाँ रहने दीजिए, हम ले लेते। थोड़ा मैप के माध्यम से बेटा देखने की कोशिश करिए। काम चलाना है बेटा, कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, ठीक है। ये पछुआ कोण का जो मार्ग है बेटा वो ये है, दिस, और इधर ये इलाका है, मोटा मोटा अगर दिमाग में रखें। अरे ये विश्वती क्षेत्र है, तो ये और ये इलाका तो वाणिज्य कोण का हो गया। अब इधर से इधर पछुआ कोण का, और यहां से यहां पछुआ कोण का। थोड़ा ध्यान से मैप को देखिए। उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पछुआ कोण के मार्ग में स्थल अधिक है। दक्षिणी गोलार्ध अगर आप देखें तो पछुआ कोण के रास्तों में स्थल का अभाव है। ये तो दिख रहा है बेटा आंख से कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पछुआ कोण का जो रास्ता है उसके रास्ते में स्थल अधिक है, और दक्षिणी गोलार्ध में जो पछुआ कोण है उनके मार्ग में सागरों की अधिकता है, यानी स्थल कम है। इसका क्या फर्क पड़ेगा बेटा? इसका भी कुछ फर्क है, इसका फर्क है। उत्तरी गोलार्ध में जो पछुआ कोण है वो बहुत तेजी से नहीं चल पाते। क्यों नहीं चल पाते? क्योंकि स्थल है, तो पहाड़ है, जंगल है, ये सब उनके मार्ग में अवरोध पैदा करते हैं। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में जो पछुआ पवन है उसके मार्ग में कोई अवरोध नहीं होता, क्योंकि सागर ही सागर है, खुला इलाका है, और बड़ी तेजी से चलते हैं। तो ध्यान रखना सॉरी, पछुआ पवन उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में अधिक तेजी से चलते हैं। पछुआ पवन माने वेस्टर्ली, बोले बेटा, जिनको हम लोग विरुद्ध वाणिज्य पवन भी कहते हैं, विरुद्ध व्यापारिक पवन कहते हैं। तो एक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट तो अपने दिमाग में रख ही लो कि उत्तरी गोलार्ध में इनके मार्ग में स्थल अधिक है, और दक्षिणी गोलार्ध में इनके मार्ग में स्थलों की कमी है। इसलिए ज्यादा तेजी से कहां चलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध में चलेंगे। फिर से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। दक्षिणी गोलार्ध में, यानी इस तरफ विषुवत रेखा के इधर, दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवन को, वाणिज्य पवन को अलग अलग अक्षांशों पे अलग अलग नाम से जानते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये उत्तरी गोलार्ध में भी चलती हैं, लेकिन इनका नाम उत्तरी गोलार्ध में अलग अलग नहीं है। उत्तरी गोलार्ध में इनको सिर्फ हम लोग पछुआ पवन ही कहते हैं। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में जो पछुआ पवन चलती है, वेस्टर्ली चलती है, उनको अलग अलग अक्षांशों पे अलग अलग नाम से जानते हैं, और ये नाम सिर्फ और सिर्फ दक्षिणी गोलार्ध में है, क्योंकि ये अधिक तेजी से चलती हैं, क्योंकि सागरों पर इनको रोकने वाला कोई है नहीं। कहां से कहां चलती है बेटा? अक्षांश आपको आइडिया होगा, लगभग 35 से लेके 60 के आसपास इनका मूवमेंट रहता है, यानी 30 से 60 के बीच में मोटा मोटा मान लें। तो 30 से 60 इधर, 30 से 60 अक्षांशों के बीच इधर, और लगभग 30 से 60 अक्षांशों के बीच इधर। तो इधर चूंकि इनके मार्ग में कोई बाधा है नहीं, इसलिए 30 से 60 के बीच में इनकी गति बड़ी तेज होती है। और दक्षिणी गोलार्ध में अलग अलग अक्षांशों पे इन्हें हम अलग अलग नाम से जानते हैं। कहां? दक्षिणी गोलार्ध में 40 अंश दक्षिणी अक्षांश पे, 40 डिग्री साउदर्न लैटिट्यूड पे इन्हें हम लोग गरजते चालीसा कहते हैं, रोरिंग 40s कहते हैं। क्लियर है बेटा?
क्योंकि ये 40 अंश अक्षांशों पे जब चलती हैं तो सागर के तल से फ्रिक्शन करते हुए चलती हैं, सागरों से गरजने जैसी आवाज सुनाई देती है, रोरिंग जैसी ध्वनि सुनाई देती है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं रोरिंग फोर्टीज या हिंदी में गरजते चालीसा। तो रोरिंग फोर्टीज या गरजते चालीसा क्या है बेटा? दक्षिणी गोलार्ध की वाणिज्य पवन है, सॉरी विरुद्ध वाणिज्य पवन है, पछुआ पवन है दक्षिणी गोलार्ध की, जो 40 अंश अक्षांशों पे चलती है। क्लियर हुआ? तो गरजते चालीसा क्या है बेटा? दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवन है, विरुद्ध वाणिज्य पवन है, जो दक्षिणी गोलार्ध में 40 अंश अक्षांशों पे चलती है। दूसरा है जिसको कहते हैं फ्यूरियस 50s, भयंकर 50। हिंदी में बड़े प्यारे प्यारे नाम है, हिंदी में इसको हम लोग भयंकर 50 कहते हैं। तो 50 अंश दक्षिणी अक्षांश पे जो पछुआ पवन चलते हैं वो बहुत भयानक चलते हैं, पूरी स्पीड से चलते हैं, सागर में उथल पुथल हो जाती है, 20-20 मीटर ऊंची लहरें उत्पन्न होने लगती हैं सागरों में, और नाम दे दिया उसे हम लोगों ने क्या बेटा? भयंकर 50। और एक बात और, ये सब नाम सेलर्स ने दिया है, नाविकों ने दिया है। एक्चुअल में सेलर्स जो समुद्र में रहते हैं ना बेटा, वो बेहतर समुद्र से वाकिफ होते हैं। क्लासरूम में बैठ के सागर को पढ़ लेना और सागर में उतर के सागर को देख लेना, दोनों में बड़ा अंतर है बेटा। ये सारे जो नाम हैं वो सेलर्स, नाविकों ने ये सब नाम दिए। गरजते चालीसा, 50 अंश पे क्या बेटा? भयंकर 50, और 60 अंश अक्षांश पे आते आते इनकी गति थोड़ी कम होने लगती है, क्योंकि अब इनकी बाउंड्री लगभग समाप्त हो रही होती है। तो ज्योग्राफी में उसे हम लोग कहते हैं चीखते 60, स्क्रीमिंग 60s। स्क्रीमिंग माने चीखना ही होता है, स्क्रीमिंग 60s कहते हैं। तो ये तीनों बेटा दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवनों के नाम हैं। फिर से सुन लें, गरजते चालीसा, भयंकर 50 और चीखते 60। इंग्लिश में से रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s और स्क्रीमिंग 60s कहते हैं। ये क्या है बेटा? पछुआ पवन। तो पछुआ पवन के बारे में कुछ चीजें आइडिया लगी बेटा, कि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में अधिक तेजी से चलते हैं। कारण मैंने स्पष्ट किया कि उत्तरी गोलार्ध में इनके मार्ग में स्थल अधिक है, तो स्थल रोकेंगे ना, और दक्षिणी गोलार्ध में इनके मार्ग में स्थल है ही नहीं। थोड़ा सा स्थल की अगर बात करें तो दक्षिणी अमेरिका का थोड़ा सा हिस्सा, बाकी तो कहीं स्थल है ही नहीं। तो बहुत प्रचंडता से और बहुत तेजी से चलते हैं, इसलिए इनको अलग अलग अक्षांशों पे दक्षिणी गोलार्ध में अलग अलग नाम से हम लोग पहचान देते हैं। मुझे लगता है स्पष्ट हुआ होगा बेटा, इस पे ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो हम लोगों के पवन का प्रवाह रहा है बेटा, जिसको हम लोगों ने समझा है आज की डेट में, वो क्या है बेटा? थोड़ा उसके बारे में पढ़ लेते हैं, हायर स्टडी में चर्चा कर लेते हैं। तो थोड़ा सा उसको देखना होगा बेटा। देखिए, पवन के संचार को समझने का सबसे पहला प्रयास जो किया था वो जॉर्ज हेडली ने किया था 1735 में। और जॉर्ज हेडली ने गलती कर दिया था, नहीं, जॉर्ज हेडली बहुत विद्वान व्यक्ति थे, लेकिन उस समय जो चीजें थी वो शायद वो ना समझ पाए। उन्होंने सिर्फ सूर्यताप के आधार पे वायुदाब को समझा, और इसके आधार पे उन्होंने जो सिद्धांत दिया उसको हम लोग कहते हैं यूनिसेलुलर थ्योरी, एक कोशिकीय सिद्धांत दिया बेटा। तो एक कोशिकीय सिद्धांत का मतलब क्या उन्होंने दिया, थोड़ा देख लो इसके बगल में ही। उन्होंने यह मान लिया कि यहां पे लो प्रेशर है और यहां पे हाई प्रेशर है और यहां पे हाई प्रेशर है। ये जॉर्ज हेडली ने जो अपना सिद्धांत दिया बेटा 1935 में, उसको यूनिसेलुलर थ्योरी कहा जाता है। उसमें पवन के संचार को उन्होंने समझने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, यहाँ पे लो प्रेशर होता है। किनारे से देखिए, यहाँ से हवाएं गर्म होकर ऊपर की ओर उठी और ये चली गई ध्रुवों पर, और ध्रुवों से उतर गई नीचे, और इस तरह से यहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चल पड़ी। तो ये क्या बना? एक कोशिका बनी। देखो, ये इस तरह की क्या बनी बेटा? एक सेल, लाइक दिस। इसी सेल को कहा जाता है हेडली सेल, हेडली कोशिका।
और इसी को हम लोग कहते हैं यूनिसेलुलर थ्योरी, जो बाद में गलत हो गई। 1856 के आसपास यानी 19वीं सदी में विलियम फेरल, बहुत बड़ा नाम है बेटा ज्योग्राफी में, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, यूनिसेलुलर थ्योरी नहीं है, ये ट्राइसेलुलर थ्योरी है। यानी पवन के संचार को समझने के लिए उन्होंने त्रिकोशिकीय सिद्धांत प्रतिपादित किया और उन्होंने यह बताया कि जो पवन का संचार होता है वो 3 कोशिकाओं को फॉर्मेट करता है, 3 कोशिकाओं को बनाता है। और हेडली साहब ने क्या कहा था? एक कोशिका। जो पढ़ा लिखा है आप में उसे कुछ समझ में आया? उसे ये समझ में आया कि हेडली साहब ने वायुदाब की पट्टियों को सिर्फ सूर्यताप के आधार पर समझने का प्रयास किया। और फेरल ये समझ गए, और वो तब समझ गए जब कोरियोलिस फोर्स की कल्पना आ गई कि नहीं नहीं, वायुदाब की पट्टियों में तो कुछ धरती की गयात्मक शक्ति का भी दखल होता है, इंटरफेरेंस होता है। जो हम समझ रहे हैं वास्तव में वह होता नहीं, कुछ गड़बड़ी हो जाती है। तो सिद्धांत को क्या कहा गया बेटा? ट्राई सेलुलर थ्योरी। और ये फेरल ने दिया, विलियम फेरल ने 1856 के आसपास यह सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो ट्राई सेलुलर थ्योरी क्या है बेटा? त्रिकोशिकीय सिद्धांत क्या है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। और इसमें एक कोशिका होती है जिसको फेरल सेल कहा जाता है, फेरल कोशिका कहा जाता है, थोड़ा उसको समझते हैं। या फेरल कोशिका को ही हम लोग विपरीत हेडली सेल कहते हैं। वो क्या होती है थोड़ा समझने का प्रयास करिए। इसी डायग्राम से बेटा समझ लेते हैं। हेडली से कहां चूक हो गई और कहां इन्होंने इसको ठीक किया, जरा वो समझ लें। उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो हवाएं गर्म होके ऊपर की ओर उठती हैं, हम साइड से दिखा रहे हैं बेटा, ये ऊपर आ रही हैं, किनारे आप बेहतर समझ पाएंगे। ये हवाएं जब यहां तक पहुंचती हैं तो इनको जाना कहां था? पोल पे। लेकिन कोरियोलिस बल और फेरल के नियम के कारण ये पैरेलल हो जाती हैं, अक्षांशों के समानांतर हो जाते हैं, 30 अंश अक्षांशों के आसपास। और आपने कभी पढ़ा होगा ना बेटा कि 30 अंश अक्षांशों के आसपास ही हम लोग कहते हैं हॉर्स लैटिट्यूड, अश्वक्षांश भी कहते हैं। किसी दिन बात करेंगे आपसे। तो ये हवाएं क्या होती हैं बेटा? यहां पे उतरने लगती हैं, नीचे की ओर आने लगती हैं। अब देखो यहां से भी हवाएं ऊपर की ओर जा रही हैं बेटा। क्यों? लो प्रेशर है, लो प्रेशर है तो वायु ऊपर की ओर आ रही है। अब ऊपर की ओर आ रही है तो इधर भी आएगी और उधर भी जाएगी। तो ये इधर की ओर भी चल पड़ी और यही वो भी साथ में क्या हो गई बेटा? उतरने लगी। अब ये इधर भी चलेगी, जाहिर सी बात है, और यहां उतरने लगेगी। अब जरा गौर से देखिए, ये तो ऊपर का संचार है बेटा, और धरातल पे संचार ऐसे होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ऐसे, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ऐसे, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ऐसे। समझ आ रहा है? तो थोड़ा हेडली सेल और इनकी सेल में तुलना करके देख लेते हैं। ये जो कोशिका है, हेडली सेल क्या है बेटा? इसी के पैरेलल हम बना दे रहे हैं। हेडली सेल ने कहा था कि ये हमारे गर्म होकर इधर गई, ये इधर की ओर आई, ध्रुवों से उतर गई नीचे की ओर और धरातल पे ऐसे चलने लगी। ये तो हेडली सेल है, जिसको हम लोग यूनिसेलुलर थ्योरी कहते हैं। बाद में फेरल ने कहा कि ये कोशिकाएं ऐसे नहीं 3 टुकड़ों में बंट जाती हैं। गौर से देखें कि नंबर 1 और नंबर 2 की जो कोशिका है उसका तो मोमेंट बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हेडली ने बताया था। देखें, इनका सारा कुछ डायरेक्शन तो बिल्कुल वैसे ही है कि जैसा हेडली ने बताया था। गौर से देखो इसको और उससे तुलना करो, ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसा हेडली ने बताया था। इसलिए आज भी ट्राइसेलुलर थ्योरी में सेल नंबर 1 और सेल नंबर 2 को हम लोग कहते हैं हेडली सेल। लेकिन सेल नंबर 2 जो है वो तो हेडली सेल के बिल्कुल विपरीत है। गौर से देखो, यहां ऊपर एरो इधर की ओर दिख रहा है, यहां ऊपर एरो नीचे की ओर दिख रहा है, यहां एरो धरातल पे ऊपर की ओर दिख रहा है, यहां धरातल पे एरो इधर की ओर दिख रहा है। यानी ये जो कोशिका है, तीसरी जो कोशिका है,
ये कोशिका हेडली सेल के विपरीत है, यानी हेडली ने जो कल्पना किया था उसके विपरीत है, इसीलिए नंबर 3 वाली कोशिका को हम लोग विपरीत हेडली सेल कहते हैं, या इसे ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा, फेरल सेल, फेरल की कोशिका भी कहते हैं। तो ये पहला प्रयास किया था हेडली ने, जिन्होंने पवन के संचार को समझने का प्रयास किया और ये बताया कि सिंगल सेलुलर थ्योरी के मॉडल से इसको समझ सकते हैं। लेकिन पहले ये मॉडल दिया गया था, जो मॉडल व्यवहारिक नहीं लग पा रहा था, क्योंकि पवन का संचार इसको सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा था। फिर बाद में कोरियोलिस आए, उन्होंने कल्पना किया कोरियोलिस बल का। कल के लेक्चर में हमने बात किया कि कोरियोलिस बल के कारण पवन व समुद्री धाराएं अपने मूल मार्ग पर नहीं चल पाती, वरन अपने मूल मार्ग से विक्षेपित हो जाती। कैसे विक्षेपित हो जाती हैं इसको विस्तार से बता दिया फेरल ने। इसे एक नियम आ गया जिसको कहते हैं फेरल्स लॉ, फेरल का नियम, जिन्होंने बताया कि कोरियोलिस बल के कारण पवन व समुद्री धाराएं उत्तरी गोलार्ध में अपने मार्ग से दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने मार्ग से बाईं ओर घूमती। ये क्यों घूमती हैं? कोरियोलिस बल के कारण। और कोरियोलिस बल क्यों? पृथ्वी की दैनिक गति के कारण। तो पृथ्वी की जो दैनिक गति हो रही है, कुछ खेल तो वो भी खेलेगा, और उसी खेल के कारण एक कोशिका का निर्माण हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं बेटा फेरल सेल। तो ध्यान से सुनिएगा, शुरू में पवन के संचार का जो कॉन्सेप्ट दिया गया था, वह कॉन्सेप्ट था यूनिसेलुलर थ्योरी, यानी एक कोशिकीय सिद्धांत, जिसको जॉर्ज हेडली ने दिया था, जो सिद्धांत अब अस्वीकार्य है। आज के डेट में अस्थाई पवन के संचार का जो मॉडल है वो ट्राई सेलुलर मॉडल है, 3 कोशिकीय सिद्धांत है, जिसमें से 2 कोशिकाएं तो बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे कि हेडली साहब ने कल्पना किया था, लेकिन एक कोशिका जो पृथ्वी की डायनेमिक फोर्स के कारण बन गई, इसकी दिशा बिल्कुल विपरीत है हेडली कोशिकाओं के, इसलिए इसको हम लोग विपरीत हेडली कोशिका या इसको फेरल कोशिका कहते हैं। और यही कोशिका ज्योग्राफी में बड़ा खेल खेलती है, यानी पवन का धरातल पे एक ऐसा संचार दिखाने को मिलता है जो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर धरातल पवन चलते हैं। और मैंने आपसे बताया था कि धरातल पे पवन के संचार का बड़ा स्पष्ट नियम है, या होना चाहिए, कि जिन इलाकों में ठंड हो वहां से धरातल पे पवन जो चलते हैं वो उन इलाकों की ओर चलते हैं जहां टेम्परेचर हाई हो, लेकिन पछुआ पवन इसका उल्लंघन करती है। वेस्टर्ली इसका एक्सेप्शन है। वो आप देखो ना, यहाँ पे टेम्परेचर इसकी तुलना में तो ज्यादा है, और हाई टेम्परेचर से धरातल पे पवन चल रहा है किधर, लो टेम्परेचर की ओर। और ये अगर गड़बड़ हो रहा है तो भूगोल में बहुत ढेर सारी गड़बड़ियां आपको देखने को मिलेंगी। और स्पेशली तब जब हम आपसे बात करेंगे लोकल विंड के बारे में, अस्थाई पवन के, सॉरी स्थानीय पवन के बारे में, तो उसमें आप पढ़ते हैं ना बेटा साइक्लोन, एंटी साइक्लोन वगैरह। तो बिना पछुआ पवन को समझे हम साइक्लोन वगैरह को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। क्लियर है बेटा? इस पे दिमाग में रखिएगा। तो अस्थाई पवन पे चर्चा हो गई बेटा। प्रेजेंट टाइम में जो अस्थाई पवन चलते हैं वो 3 प्रकार के, पूर्वा, पछुआ और ध्रुवीय पवन, जिनको इंग्लिश में हम लोग ईस्टर्ली, वेस्टर्ली और पोलर विंड कहते हैं। क्लियर हुआ बेटा? हाँ, अब इनके कई नाम है, जैसे मैंने कहा कि पूर्वा का वाणिज्य पवन भी नाम है, व्यापारिक पवन भी नाम है, पछुआ का वृद्ध व्यापारिक पवन, वृद्ध वाणिज्य पवन भी नाम है। तो सब नाम देखते रहिएगा बेटा, समझते रहिएगा। अब हम लोगों की बारी है बेटा अध्ययन करने की, जिसको हम लोग कहते हैं पीरियोडिक विंड। क्लियर है बेटा? पीरियोडिक विंड माने क्या बेटा? वह पवन जो समय काल और ऋतुओं के अनुसार अपना मार्ग बदल दे। क्लियर है बेटा? तो अगला टॉपिक है बेटा, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, आज शुरुआत कर देते हैं, कल फिनिश कर लेंगे, कल हम समाप्त कर लेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? पीरियोडिक विंड।
पहले प्रकार का हो गया ना बेटा अस्थाई पवन। अब दूसरे प्रकार पे चर्चा हम लोग करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं पीरियोडिक विंड, या हिंदी में कहते हैं सामयिक पवन। अरे भाई, हायर कंपटीशन में आप समसामयिकी पढ़ते हो ना भैया, तो सामयिकी का क्या मतलब होता है? जो इस समय चल रहा है, करंट अफेयर्स। ऐसे एक पवन का भी नाम है सामयिक पवन, मतलब एक ऐसा पवन जो समय काल और ऋतुओं के अनुसार अपना मार्ग बदल ले। और एक बात मुझे बताइए, जो अपना मार्ग बदल लेगा उसे अस्थाई कैसे कहा जाएगा? अस्थाई तो उन्हें कहा जाएगा ना बेटा जो हमेशा एक ही मार्ग पर रहते हैं। इसलिए अस्थाई पवनों का एक नाम और हम लोग हिंदी में देते हैं सनातनीय पवन। वो हमेशा एक ही दिशा में चलते रहते हैं, जिसकी चर्चा अभी थोड़ी देर पहले हुई। जो 3 पवनें थी बेटा, पूर्वा, पश्चिमा और ध्रुवी पवन। अब ये जो पवन है बेटा, इनकी खासियत ये है कि रात दिन में अपना रुख बदल लेती है, ऋतु बदलने पे अपना मार्ग बदल लेती है। तो अगर ऐसा कोई पवन करेगी तो उसे हम अस्थाई पवन तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, उन पवनों को हम लोग पीरियोडिक विंड कहते हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं में बेटा पूछा बहुत जाता है ना। तो ये पवन कौन कौन से हैं बेटा, आज तो चर्चा नहीं कर पाएंगे, समय कम है, समय अभाव है। कल हम फिर इसी समय इसी पेज पर आपसे विस्तार से बात करेंगे। लेकिन इतना जरूर सुन लें कि सामयिक या अस्थाई या पीरियोडिक विंड या पवन उनको कहते हैं जो समय काल और ऋतु के अनुसार अपना मार्ग बदल रहे हैं। अब इनके कुछ उदाहरण है बेटा, वो सुनेंगे और फिर जरा समझेंगे कि काहे ऐसा करती है। तो आपने कभी पढ़ा होगा स्थलीय पवन, समुद्री पवन, जिसको इंग्लिश में हम लोग लैंड ब्रिज और सी ब्रिज कहते हैं। कभी आपने पढ़ा होगा पर्वतीय समीर और घाटी की समीर, कैटाबेटिक विंड और एनाबेटिक विंड। ये सब उदाहरण है बेटा पीरियोडिक विंड के। और आपने पढ़ा होगा मानसून, और पढ़ा नहीं होगा, हम पढ़ाएंगे आपको तब जब हम भारत का भूगोल पढ़ाएंगे। पहले ये सब हिस्सा खत्म हो जाए, फिर हम भारत के भूगोल पे चर्चा करेंगे। तो हम लोग यहाँ एक पवन चलती है जिसको हम लोग मानसूनी पवन कहते हैं। क्या हमेशा इसकी दिशा एक ही होती है? नहीं बेटा, वर्ष के कुछ समय ये स्थलों से सागर की ओर चलती है, वर्ष के कुछ समय ये सागर से स्थल की ओर चलती है। और जब ये सागर से स्थल की ओर चलती है तो झमाझम बारिश होती है। जब स्थल से सागर की ओर चलती है तो पूरे भारत में तो नहीं, प्रायद्वीपीय भारत के, पेनिनसुलर इंडिया के स्पेशली पूर्वी तटों पे वर्षा हो जाती है। सब समझेंगे बेटा, विस्तार से समझेंगे, डिटेल में। लेकिन अभी सुनो। और एक तो मुझे लगता है खूब चर्चाओं में रहता है आपसे, जिसको हम लोग कहते हैं साइक्लोन और एंटी साइक्लोन, चक्रवात और प्रति चक्रवात। तो ध्यान रखिए बेटा, पीरियोडिक जो विंड होती है, सामयिक जो पवन होती है, उन पवनों पे नजर रखना होगा, उनको समझना होगा। तो आज बेटा हम यही समाप्त करेंगे, कल हम आपसे पीरियोडिक विंड पे विस्तार से बात करेंगे। जरूर उपस्थित होइएगा, 12 बजे इसी पेज पे हम लाइव होंगे और विस्तार से हम कल पीरियोडिक विंड पे आपसे बात करेंगे। टॉपिक बड़ा है बेटा, थोड़ा वक्त लग सकता है, धैर्य बनाए रखिएगा, हम सब कुछ आपको पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराइए जल्द से जल्द, ये आप ही जिम्मेदारी है। हम सब कुछ आपको निःशुल्क दे रहे हैं, लेकिन बेटा इतना निवेदन है कि मेरे चैनल को सारे मित्र सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है आर्या कैरियर पॉइंट। मुझे कम से कम 100 सब्सक्राइबर चाहिए बेटा आज के डेट में, है ना। अभी आपकी जिम्मेदारी है कि अपने दोस्तों मित्रों से जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करवाइए ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंचे। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।